गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग जलमंडल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अष्टल मंडल के बारे में पढ़ते हैं ना। तो अष्टल मंडल पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया। पहला है जलमंडल, दूसरा अस्थल मंडल। जलमंडल यानी 71-71% और अस्थल मंडल 29%। ठीक है। तो अस्थल मंडल के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अस्थल मंडल का निर्माण अस्थल मंडल जो है मंडल का निर्माण दो प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। पहला आंतरिक प्रक्रिया, दूसरा बाह्य प्रक्रिया। ठीक है। पहला आंतरिक प्रक्रिया, दूसरा बाह्य प्रक्रिया। तो अष्टल मंडल का निर्माण दो प्रकार की प्रक्रियाओं से के कारण हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया। तो आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया आंतरिक बलों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे से होती है। इसके कारण कई स्थान पर पृथ्वी ऊपर उठ और नीचे धंस जाते हैं, जिसको आंतरिक प्रक्रिया में ज्वालामुखी और भूकंप प्रमुख है। तो यानी कि आंतरिक प्रक्रिया में क्या होता है, पृथ्वी ऊपर और नीचे धंस जाते हैं। ठीक है। ऊपर और नीचे धंस जाते हैं। आंतरिक प्रक्रिया का दो कारण है। पहला ज्वालामुखी, दूसरा भूकंप। ये प्रमुख कारण है। दोनों प्रमुख कारण है। यही हम चले आते हैं नीचे। दूसरा में बाह्य बलों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के ऊपर होती है। जैसे मान लिया पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर बाह्य बलों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के ऊपर होती है। ये पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा, यानी कि पृथ्वी के नीचे है ना, पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित विभिन्न अनियमितताओं को कांच का कार्य करते हैं। ये कार्य तीन प्रमुख चरणों में होता है, जैसे अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। यानी कि ये बाह्य बलों में तीन प्रमुख क्रिया होता है। एक होता है अपर्दन, दूसरा परिवहन, तीसरा निक्षेपण। ठीक है। अपर्दन, अब आ जाते हैं हम लोग अपर्दन। अपर्दन की जो क्रिया होता है, परिवहन, निक्षेपण का कार्य पवन, नदी, हिमनद, समुद्री लहर, भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है। अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य पवन, नदी, हिमनद, समुद्री लहर, भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है। एक सिंपल सा परिभाषा में हम लोग समझें तो
ये पहाड़ है ना। बारिश के दिनों में जब पानी पड़ता है तो ये धीरे धीरे एक सब पहाड़ के साइड से नीचे आ जाता है और एक ये नदी का रूप ले ले, ताकि नदी में बहने लगता है ना। ये पानी सभी नदी, ये नदी है। तो नदी में जब पानी बहता है तो ये साइड का मिट्टी को क्या करता है, काटता है। ये साइड की मिट्टी को काटते हुए चलता है। तो ये काटना ही मिट्टी को अपरदन कहलाता है ना। ये मिट्टी जो काट रहा है साइड पानी, ये अपरदन कहलाता है। और इस मिट्टी को काट के ये या जो पहाड़ से जो आपका जो भी गंदा आता है, पत्ता, पेड़ पौधा, जो भी टुकड़ा वगैरह जितना भी आता है, ये सभी अपने साथ ये बहा के ले जाता है। तो ये अपने साथ जो टुकड़ा बहा के ले जाता है, बहा के ले जाना, ये परिवहन कहलाता। और धीरे धीरे नदी कहीं पे जाके चौड़ा होके या तो दो नदी में विभाजित हो जाता, तो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे इसका बहाव बहुत तीव्र नहीं होता है। तो ये क्या करता है, अपने साथ लाए जितने भी मिट्टी, जो भी होता है सामान, मिट्टी, कण, टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े, ये सभी एक साइड ले जाके कहीं पे जमा कर देता है, कहीं पे जाके ये जमा करता है। यही हमारा कहलाता है निक्षेपण। समझ गए। तो अपरदन काटना, परिवहन बहा के ले जाना, निक्षेपण जमा कर देना। पृथ्वी पर चट्टानों की ऊपरी सतह का टूटना और घिसना ही अपरदन कहलाता है। अपरदन की प्रक्रिया से उत्पन्न पदार्थ, चट्टान, टुकड़े, कण, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना परिवहन कहलाता है। इन पदार्थों को उपयुक्त जगह, निचली सतह उपयुक्त जगह पर जमा करना निक्षेपण कहलाता है। ठीक है। तो ये पहला था हमारा अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अब हम लोग चले आते हैं, पृथ्वी के स्थल रूपों को 3 भागों में बांटते हैं। पृथ्वी के स्थल रूप को 3 भागों में। तीन भागों में बांटते हैं। पहला पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। ठीक है। तो हम लोग पहला पर्वत की ओर चलते हैं, है ना। ये पर्वत की ओर। तो पर्वत जो होता है, पर्वत ये है, पर्वत का शीर्ष नुकीला, शिखर जो होता है, शिखर ये नुकीला, होता है। शिखर नुकीला होता है। इसका आधार जो होता है वो चौड़ा होता है। आधार चौड़ा होता है। पर्वत की ऊंचाई, किसी भी चीज की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। हाँ, समुद्र तल से 900 मीटर से या उससे अधिक होता है। ठीक है। तो हम लोग पर्वत के बारे में समझ गए। इसका शिखर जो होता है वो नुकीला होता है। इसका आधार जो होता है चौड़ा होता है। शिखर नुकीला होता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक होता है। ठीक है। इसके आगे हम लोग और देखते हैं। पर्वत पूरे स्थल का 1/4 भाग है। पर्वत पूरे स्थल का 1/4 भाग है। पर्वत या पर्वतमाला को पर्वतों का श्रृंखला कहते हैं। पर्वत या पर्वतमाला के पर्वतों का श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये एक पर्वत है, यहां से ले लीजिए एक पर्वत, दूसरा पर्वत है ना, ये दूसरा पर्वत है,
बारिश के दिनों में जब बारिश का पानी इसमें पड़ता है तो धीरे धीरे ये पानी काटते काटते ये नीचे की ओर ले जाता है ना। मिट्टी जो होता है नीचे जितना भी छोटा छोटा कण टुकड़ा होता है इसको बहा के ये ले जाता है, ये स्थान खाली हो जाता है ना। ये स्थान खाली हो जाता है, जो स्थान खाली हो जाता है इसी को घाटी या दर्रा, है ना। इसी को घाटी या दर्रा जो दोनों को अलग करती है कहलाता है। घाटी और दर्रा जो दोनों पर्वत को अलग करता है, पर्वत फर्स्ट और पर्वत सेकंड, ये दोनों को अलग करता है। इसी स्थान को हम लोग घाटी या दर्रा कहते हैं ना। जैसे नाथुला, नाथुला, शिल्पिला, है ना, ये दो प्रमुख दर्रा है जो हिमालय में स्थित है। नाथुला और शिल्पिला दो प्रमुख दर्रा है जो हिमालय में स्थित है। इसके बाद एक और चले आते हैं हम लोग, जैसे ये पहाड़ या पर्वत है ना, इसके ऊपर कभी कभी ध्यान देंगे सफेद कलर का बर्फ का मोटी परत चढ़ा हुआ रहता है ना। इसके ऊपर है पहाड़ या पर्वत के ऊपर पूरा सफेद कलर का बर्फ, तो इसी को हम लोग जो मोटी परत चढ़ा रहता है इसी को हम लोग हिम नद कहते हैं। ये धीरे धीरे जब पिघल पिघल कर बहने लगता है नदियों में तो इसी को हम लोग हिमनद या हिम नदी कहते हैं, है ना। जैसे सियाचिन हिमनद भारत का सर्व से लंबी हिमनद है। सियाचिन हिमनदी भारत का सबसे लंबी हिम नदी है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। लंबाई सियाचिन हिम नदी भारत का सबसे लंबी हिम नदी है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। हाँ, इसके बाद हम आ जाते हैं हिमनद के बाद पर्वतों के प्रकार। ये जो हम पर्वत जो पढ़े आपका भी, तो इसके प्रकार, पर्वतों के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत, दूसरा फंसोत पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, चौथा अवशिष्ट पर्वत। तो ये पर्वतों के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार, हाँ, पर्वतों के 4 प्रकार हैं। वलित पर्वत, फंसोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। अब आते हैं हम लोग वलित पर्वत। वलित पर्वत जो होता है पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। आंतरिक बलों के कारण पृथ्वी की आंतरिक बलों के कारण इसकी उत्पत्ति होती है वलित पर्वत का। वलन पृथ्वी की सतह पर आंतरिक बलों के कारण वलन यानी कि मोड़ पकड़ जाता है, वह हिस्सा ऊपर उठ जाता है जो वलित पर्वत का निर्माण होता है। इसको मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। मोड़दार पर्वत कहा जाता है ना। वलित पर्वत विश्व के जितने भी ऊंचे पर्वत है वो वलित पर्वत है। विश्व के ऊंचे पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है।
वलित पर्वत है या इसका उदाहरण है ना। जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। ये चार जो हैं ये वलित पर्वत के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? चारों वलित पर्वत के उदाहरण है। ये चारों वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा नवीन मोरदार पर्वत है। हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा नवीन मोरदार पर्वत है। ठीक है, ये मेरा वलित पर्वत का हो गया। अब हम आ जाते हैं ब्रंसोत पर्वत। जब पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है, उसे ब्रंसोत पर्वत का निर्माण होता है। उठे हुए भाग को पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर ऊपर उठ जाता है। इसी को ब्रंसोत पर्वत कहते हैं। ऊपर उठे हुए भाग को हम लोग उत्खंड और जो नीचे वाला भाग को उसको द्रोणिका कहलाता है। ये ऊपर नीचे है ना, द्रोणिका। यूरोप का वांसजेस पर्वत उत्खंड का उदाहरण है। इसका उदाहरण है यूरोप का वांसजेस पर्वत उत्खंड का एवं राइन नदी घाटी ये द्रोणिका या द्रोणी का उदाहरण है ना। ये द्रोणी का उदाहरण है। जैसे भी आपको फिगर दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे समझाया गया है। ये भ्रंश है ना, ये जो मिट्टी का भाग जो था ऊपर उठ गया, ये नीचे धस गया, ये ऊपर उठ गया, ये नीचे धस गया। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको उत्खंड, और जो नीचे धसा हुआ भाग उसको द्रोणिका में क्या हो, द्रोणी या द्रोणिका। इसमें क्या होता है, नदी, इसी में ज्यादातर नदी बहता है। ये ऊंचे उठे हुए भाग को हम लोग उत्खंड और नीचे वाला भाग को द्रोणी कहते हैं। अब देखिए इसमें आपका और है भारत में नर्मदा नदी द्रोणिका से होकर बहती है, जिसे एक तरफ विंध्य पर्वत एवं एक तरफ सतपुड़ा का पर्वत है। एक तरफ विंध्य का और एक तरफ सतपुड़ा का। भारत में कौन सा, नर्मदा नदी है ना। नर्मदा नदी द्रोणी का उदाहरण है। अब आ जाते हैं हम लोग ज्वालामुखी में।
पृथ्वी ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी के अंदर, हाँ, ये नीचे वाला भाग में जो रहता है मैग्मा, ये मैग्मा कहलाता है। हाँ, ये जो ऊपर गया है नली, इसको ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नली। इसके बाद ये जो सामने दिख रहा है छोटा सा, इसको क्रेटर या मुंह, क्रेटर या मुंह कहते हैं। हाँ, ये ज्वालामुखी जो ये मैग्मा है गर्म होकर ये जब बाहर की ओर निकलता है तो धीरे धीरे इधर से निकल के ये इधर नीचे आने लगता है ना, तो ये पहाड़ का रूप ले लेता है ना, ये पर्वत का रूप ले लेता है। धीरे धीरे ये रूप आके बाहर पर्वत का रूप ले। जब ये बाहर आता है और ये जम जाता है तो इसी को हम लोग लावा, हाँ, जम जाता है, इसी को हम लोग लावा कहते हैं। इसके मुंह से यानी क्रेटर से ज्वालामुखी का जो क्रेटर से निकलता है, इसमें राख और भाप दोनों निकलता है। ज्वालामुखी के मुंह से राख और भाप दोनों मिलता है, इसके मुंह को क्रेटर कहते हैं। नीचे यहाँ पे जमीन के अंदर मैग्मा है, जो मैग्मा गर्म होता है फिर, और ये मैग्मा बाहर की ओर निकलता है। इसके ये ज्वालामुखी का नली है, ये बाहर आके जम जाता है, इसको लावा कहते हैं। ठीक है, ये ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं का परिणाम है। पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा, ये अंदर से गर्म मैग्मा चट्टानों के टुकड़े तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। ये बहुत ही तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। ये मैग्मा और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी के मुंह क्रेटर के चारों ओर जमा हो जाते हैं। इसका मुंह इसे नीचे गिर के चारों ओर ये जमा हो जाते हैं। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये पर्वत शंकु के आकार का होता है, यानी कि ये ऐसे लीजिए तो ये शंकु है ना, ये शंकु के आकार का होता है। अब देखिए अफ्रीका का किले मंजारो, जापान फ्यूजिमा जियामा, इटली वेसुवियस, ये तीनों ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ये तीनों जो है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब ज्वालामुखी पर्वत के बाद अवशिष्ट पर्वत। अपरदन के कारक पवन बहता जल आदि लगातार ऊपर वर्णित पर्वतों की क्रियाशील रहते हुए काट छाट करते रहते हैं। लाखों वर्ष की प्रक्रिया के फलस्वरूप पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। इन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे कोई पर्वत है ना, ये पवन, हवा, जल, इसके कारण इसका काट छाट होते रहता है। हैं? पर्वतों की काट छाट होते रहता है। धीरे धीरे ये पर्वत क्या होता है, छोटा आकार में चले आता है। ये पर्वत क्या होता है, छोटा आकार में चले आता है। इसी पर्वत को हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत भारत में अरावली पर्वत इसका उदाहरण है। ये अरावली पर्वत जो है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत भी है।
जो वर्तमान में ये अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का रूप ले लिया है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का रूप ले लिया है। अब पर्वतों से लाभ। पर्वतों से क्या लाभ है? पर्वतों के जल संग्रहागार नदियां का स्रोत पर्वतों से स्थित हिम नदियां हैं। यहाँ पे जो भी हम बताए थे हिम नदी के बारे में कि एक पर्वत के ऊपर में चारों तरफ से बर्फ जमा होता है, तो ये हिम नदी का इससे हिम नदियां, हिम नदी, इसे ये लाभ है जिसमें सालों भर पानी बहते रहता है।